दोस्तों नमस्कार। अगर किसी व्यक्ति को आप हतोत्साहित करना चाहते हैं तो उसको कहना शुरू कर दीजिए कि आपको जॉन्डिस हो गया है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट के कारण उसको एक दिन जॉन्डिस हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप किसी इंसान को बर्बाद करना चाहते हैं तो उसको ऐलान कर दीजिए कि ये देशद्रोही है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, ये राम माधवन की फिल्म रॉकेट नंबी इफेक्ट जिन पर यह फिल्म बनाई गई है, तो मैं पटेल शैलेंद्र सचान इसी के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। इसरो वैज्ञानिक एस नंबी नारायण साहब के बारे में। इनका जन्म 12 दिसंबर 1941 को तमिलनाडु के नागरकोइल में हुआ था। ये उस वक्त की बात है जब भारत स्पेस के क्षेत्र में काम करना चाहता था, मगर हम अमेरिका और रशिया जैसे देशों के ऊपर डिपेंडेंट थे। अमेरिका से क्रायोजेनिक इंजन के टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत की गई, मगर उसने ये बोला कि क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी हम नहीं दे सकते, आप क्रायोजेनिक इंजन हमसे खरीद लीजिए। इसके बाद भारत ने अपना रुख भरोसेमंद दोस्त रशिया के पास किया। रशिया से टेक्नोलॉजी की बात चल रही थी कि आन वक्त पे उन्होंने टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। उस वक्त हमारे वैज्ञानिक एस नंबी नारायण साहब ने कहा कि आप चिंता ना करें, ये टेक्नोलॉजी मैं आपको दूंगा और भारत का तिरंगा स्पेस की दुनिया में सबसे ऊपर होगा। इनकी पूरी टीम इस प्रोजेक्ट में जुट गई। बस इसी के बाद इनके साथ रची गई एक साजिश। अक्टूबर 1994 मालाबार द्वीप की रहने वाली मारिया राशिदा को केरल पुलिस ने तिरुअनंतपुरम से गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगाया गया कि मरियम राशिदा स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान व अन्य देशों में बेच रही हैं। तो केरल पुलिस ने फौरन इसरो पहुंची और क्रायोजेनिक इंजन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर नंबी नारायण साहब को गिरफ्तार कर लेती है। नंबी नारायण साहब को कुछ नहीं पता होता कि उन्हें पुलिस गिरफ्तार क्यों कर रही है। साथ में इसी प्रोजेक्ट के डिप्टी डायरेक्टर के चंद्रशेखर और शशि कुमारन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके साथ साथ रशियन स्पेस एजेंसी के भारतीय रिप्रेजेंटेटिव एसके शर्मा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर और मरियम राशिदा के दोस्त मोतिया हसन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन सब पर आरोप लगाया गया कि भारतीय क्रायोजेनिक इंजन स्वदेशी की टेक्नोलॉजी को विदेश में बेच रहे हैं। नंबी नारायण साहब ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि अभी तो इस पर काम चल रहा है, टेक्नोलॉजी तैयार होगी, आप लोग ये दोषारोपण मेरे में कैसे कर सकते हैं। वो भी कह रहे थे कि मेरे साथ साजिश की जा रही है, मगर कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। 20 दिनों तक जुडिशियल कस्टडी में उनके साथ अमानवीय कृत्य भी किया गया कि ये कबूल कर लें कि मैंने देश के साथ साजिश की है। और ये बात मीडिया के सामने आई तो मीडिया ने नंबी नारायण साहब को देशद्रोही करार दे दिया। जो देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे उन्हें देश का गद्दार घोषित कर दिया गया। जब केरल पुलिस जांच कर रही थी तब जैसे ही ये जांच सीबीआई के हाथ आई तो सीबीआई ने जांच में पाया कि नंबी नारायण साहब ने टेक्नोलॉजी नहीं बेची है और न ही देश के साथ कोई साजिश की है। इसरो की इंटरनल रिपोर्ट में भी यही पाया गया कि स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की कोई ड्राइंग गायब नहीं है और सीबीआई ने इन्हें दोषमुक्त कर दिया। नंबी नारायण साहब को मीडिया गद्दार घोषित कर चुकी थी। उन्होंने अपने सम्मान की लड़ाई 24 सालों तक लड़ी। मामला दिसंबर 1994 में सीबीआई के पास आया। सीबीआई ने केरल पुलिस की गतिविधियों और आरोपों को सही नहीं पाया। अप्रैल 1996 को सीबीआई ने कोर्ट में रिपोर्ट सौंप दी। सीबीआई की रिपोर्ट
कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली और सभी बनाए गए आरोपियों को कोर्ट ने रिहा कर दिया। लेकिन अभी सम्मान की लड़ाई बाकी थी। 1998 में केरल पुलिस ने दोबारा मई के महीने में केस को रीओपन कर दिया और जांच के आदेश दे दिए। 1999 में मानवाधिकार आयोग ने भी बताया कि इनकी इज्जत तार तार किया गया है तथा देशद्रोह करार दिया गया है, जबकि ये सभी लोग देशभक्त हैं। उनके सम्मान को लौटाइए और कंपनसेशन दीजिए। लेकिन केरल सरकार ने मानवाधिकार आयोग के फैसले के खिलाफ कोर्ट में वाद दाखिल कर दिया और कोर्ट की लड़ाई चलती रही। 2017 में नम्मी नारायण साहब का केस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि निगेटिव रिपोर्टों को अलग करो, इनके सम्मान को दोबारा बहाल करो। 14 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश में कहा। 24 सालों बाद नम्मी नारायण साहब को अपना खोया हुआ सम्मान वापस मिला। इन्हें 2019 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया। सत्य को कुछ समय के लिए झुठलाया जा सकता है, मगर कोई झूठा साबित नहीं कर सकता और इसे झुका भी नहीं सकता। सत्यमेव जयते। जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।